नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर, कोल्ड वॉर एरा, चैप्टर 1। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको मेरी तरह 100 आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में प्राप्त करने हैं तो आप मेरी पॉलिटिकल साइंस की सभी लेक्चर्स देखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हमारा इस टॉपिक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तटस्थता व गुट निरपेक्षता में अंतर स्पष्ट कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए कि तटस्थता और गुट निरपेक्षता में क्या अंतर है। सेकेंड क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार लाने के लिए अंगटान द्वारा 1972 में प्रस्तावित किन्हीं 4 सुझाव का उल्लेख कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि नाटो से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार्सा पैक्ट से आप क्या समझते हैं। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप पहले वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखें, फिर पार्ट 3 देखें। वीडियोस के 3 पार्ट में जो है पूरा फर्स्ट चैप्टर कवर किया गया है। आपको पेड वीडियो बिल्कुल फ्री में प्राप्त हो रही है इस चैनल से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको न्यू सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जाएगा, जो आपका सीबीएसई द्वारा 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर आपके इस ईयर आएंगे। और न्यू सिलेबस के अनुसार 2020-21 के अनुसार आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका न्यू सिलेबस क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें वी पॉलिटिकल चैनल को। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इन आंसर की पीडीएफ्स के लिए। और अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए, स्पेशली आप इंस्टा मोजो से अपनी सारी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तटस्थता व गुट निरपेक्षता में अंतर स्पष्ट कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। कहने का अर्थ यह है कि तटस्थता और जो गुट निरपेक्षता है इसमें क्या अंतर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत ने क्या भूमिका निभाई है, इसका भी वर्णन करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तटस्थता तथा गुट निरपेक्षता में अंतर। तटस्थता युद्ध तथा युद्ध जैसी स्थिति से संबंधित है, जबकि गुट निरपेक्षता युद्ध और शांति दोनों से संबंधित है। जहाँ तटस्थता का अर्थ है युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति, वहीं गुट निरपेक्षता का अर्थ है युद्ध और शांति दोनों से संबंधित है। तटस्थता एक नकारात्मक धारणा है, मतलब ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जो किसी पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने से रोकती है। किसी पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने से रोकती है। जबकि गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है। गुट निरपेक्षता क्या एक पॉजिटिव नीति है, जो विषय के महत्व के अनुसार उसमें किसी गुट निरपेक्ष राष्ट्र की रुचि निर्धारित करती है। जो विषय के महत्व के अनुसार क्या करती है, किसी गुट निरपेक्ष राष्ट्र की रुचि निर्धारित करती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। कहने का अर्थ यह है कि तटस्थता क्या है, युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति, जबकि गुट निरपेक्षता युद्ध और शांति दोनों से संबंधित है। तटस्थता एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जो किसी पक्ष की ओर से युद्ध में भाग लेने से रोकती है। जबकि गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है, पॉजिटिव, जो किसी विषय के महत्व के अनुसार उसमें किसी गुट निरपेक्ष राष्ट्र की रुचि निर्धारित करती है कि गुट निरपेक्ष देशों की क्या रुचि है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुट निरपेक्षता की नीति लागू करने का श्रेय भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसमें गुट निरपेक्षता जो है उसे लागू करने का श्रेय किसे जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है। गुट निरपेक्षता को विचार से नीति एवं नीति से आंदोलन बनाने में भारत की भूमिका सराहनीय रही है। अर्थात गुट निरपेक्षता क्या है, पहले एक विचार था, उसके बाद गुट निरपेक्षता की नीति बनी और नीति के बाद ये गुट निरपेक्ष आंदोलन बना। इसमें भारत की भूमिका रही है। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका है कि भारत जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व शांति पर बल देता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुआ। इसके साथ साथ नाम के अध्यक्ष के रूप में भारत ने पूर्ण निशस्त्रीकरण अर्थात कोई भी शस्त्र न उठाया जाए हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ में एक प्रस्ताव पेश किया। अर्थात शस्त्रों को पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहिए, इसका प्रस्ताव भारत द्वारा पेश किया गया। भारत की पहल पर
अफ्रीका कोष कायम किया गया। अफ्रीका के लिए कोष कायम किया गया। भारत ने अफ्रीका को 50 करोड़ की राशि दी। ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। 1980 में भारत के प्रयत्नों से बहुत सी समस्याओं आदि पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका सराहनीय रही है, क्योंकि भारत ही जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जन्मदाता है और इसने विश्व शांति पर बल दिया है। और भारत में बहुत सारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन भी हुए हैं। साथ ही साथ भारत पूर्ण निशस्त्रीकरण के पक्ष में है। अफ्रीका कोष भी कायम किया है। भारत ने 50 करोड़ की राशि भी अफ्रीका को दी है और भारत के प्रयत्नों बहुत सारी समस्याओं का भी हल निकला है। इससे हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका सराहनीय रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? अर्थात जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसका क्या अर्थ है? वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार लाने के लिए अंगटांड द्वारा 1972 में प्रस्तावित किन्हीं 4 सुझावों का उल्लेख कीजिए। जो वैश्विक व्यापार प्रणाली है इसमें सुधार लाने के लिए जो अंगटांड है इसके द्वारा 1972 में किन्हीं 4 सुझावों का उल्लेख करना है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वह है जिसका उद्देश्य विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, ठीक है। साधनों को विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, वस्तुओं संबंधी समझौते करना, पुरानी परंपरावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर निर्धन तथा वंचित देशों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना है। कहने का अर्थ यह है कि नई जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है जिसका उद्देश्य क्या है, विकासशील देश जो जो अभी अभी विकास कर रहे हैं उन देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना और साधन जो है उन्हें विकसित देशों से विकासशील देशों में भेजना, ठीक है, तथा वस्तुओं संबंधी समझौते करना और जो पुरानी परंपरावादी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी के स्थान पर जो निर्धन है और वंचित देश है उनके साथ न्याय करने के उद्देश्य से नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करना है। कहने का अर्थ इसमें यही है कि जो विकासशील देश है उनका विकास करना तथा उन्हें खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। 70 के दशक में इन विकासशील देशों ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थापना की मांग की कि नई अर्थव्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विश्वास विकासशील देशों में संयोग स्थापित करना, जो विकासशील देश है उनमें संयोग स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत बनाना है। कहने का अर्थ इसमें यह है कि जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी इसका विश्वास क्या है कि विकासशील देशों में संयोग स्थापित करना, विकासशील देशों का विकास हो उनमें संयोग स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत बनाना है। मतलब साथ ही साथ जो है संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को बढ़ाना, मजबूत बनाना। इसका विश्वास विश्व में ऐसे लोकतंत्रीय व्यवस्था को स्थापित करना है जिससे प्रत्येक राष्ट्र को समानता मिले, अर्थात प्रत्येक राष्ट्र को समानता मिले और ऐसी आर्थिक स्थिति बने जिससे विश्व में उसका राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। प्रत्येक देश जो अपना विकास करे, सभी विकासशील देशों को खाद्य सामग्री उपलब्ध हो और विकासशील देशों में साधनों को भेजा जाए, ठीक है। विकासशील देशों में संयोग स्थापित करना, यह सब जो है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। आगे हम पढ़ते हैं। अंगटांड 1972 में अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित प्रस्ताव दिए। जो अंगटांड है उसने 1972 में निम्नलिखित प्रस्ताव दिए। अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन और दुरुपयोग विकसित देश कर सकते हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो अल्प विकसित देश है अर्थात जो विकासशील देश हैं उनका जो है प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होगा अब, जिनका दोहन और दुरुपयोग पहले कौन करता था, विकसित देश करते थे। सेकंड है अल्प विकसित देश विकसित देशों के बाजार में भी अपना माल बेच सकेंगे, क्योंकि पहले जो है विकसित देश क्या करते थे कि अल्प विकसित देशों से कच्चा माल लेकर उन्हें बनाकर फिर उन्हें अल्प विकसित देशों में ही बेचते थे। बट अगर अल्प विकसित देश कुछ माल बनाते थे तो उन्हें अपने देशों में बेचना नहीं देते थे, अपने देशों के बाजार में बेचने नहीं देते थे। पर अब जो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसके अंतर्गत अल्प विकसित देश भी जो है विकसित देशों के बाज़ारों में अपना माल बेच सकेंगे। विकसित देशों से आयातित प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी, अर्थात अब जो है विकसित देशों से आसानी से और कम कीमत पर लागत में प्रौद्योगिकी को खरीद सकेंगे।
अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। जो विकासशील या अल्प विकसित है, जिनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उन देशों की अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। ठीक है, यह अंकटांड की रिपोर्ट 1972 में लिखा गया था। अब हम पढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है और आज भी इसका महत्व बना हुआ है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो विश्व का एक महत्वपूर्ण सैनिक संगठन है, जिसका निर्माण 1949 में शीत युद्ध के दौरान हुआ। नाटो का निर्माण कब हुआ? 1949 में हुआ। और यह समय कौन सा था? शीत युद्ध का टाइम था। नाटो में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, कनाडा तथा पश्चिमी जर्मनी के जैसे देश शामिल हैं। इस संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। जो ये नाटो संगठन बना, इसका उद्देश्य क्या था? कि सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। परंतु वर्तमान समय में सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस भी इस संगठन का सदस्य है। पर आज के टाइम में जो रूस है, वह भी इस संगठन का सदस्य है, नाटो का, और एक महत्वपूर्ण संगठन है जो 1949 से चल रहा है। और इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? कि जो पश्चिम का यूरोप है, उस पर सोवियत संघ का विस्तार रोकना है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वार्सा पैक्ट से आप क्या समझते हैं? वार्सा पैक्ट शीत युद्ध के दौरान नाटो के उत्तर में साम्यवादी देशों द्वारा मई 1955 में बनाया गया एक क्षेत्रीय सैनिक गठबंधन था। जो वार्सा पैक्ट है, ये भी 1955 में बनाया गया। नाटो कब बनाया गया? 1949 में शीत युद्ध के दौरान ही, और 1955 में शीत युद्ध के दौरान ही वार्सा पैक्ट बनाया गया। इस संगठन में सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया जैसे साम्यवादी देश शामिल थे। इस संगठन में कौन कौन से देश शामिल थे? सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया जैसे साम्यवादी देश शामिल थे। सोवियत संघ इस संगठन का मुख्य था। सोवियत संघ क्या था? इस संगठन का मुख्य सदस्य था। परंतु शीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही 1991 में वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया। जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, वैसे ही वार्सा पैक्ट भी समाप्त हो गया। आप इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखें, फिर वीडियो का पार्ट 3 ये वाला पार्ट देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो और आप चाहते हैं कि रेगुलर ऐसी ही वीडियोस आती रहें, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए। और इसके साथ साथ आप सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।